हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NSCCR में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के भिन्न भिन्न विषयों के सभी तरह के वीडियो लेकर आएंगे। आज हम आप लोगों के समक्ष 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय साइंस के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे हमारे चैनल के और इस संस्थान के वरिष्ठ शिक्षक अमित सर द्वारा पढ़ाया जाएगा। स्वागत है अमित सर। जय हिंद बच्चों, मैं अमित कुमार आप सभी का NSCCR में स्वागत करता हूं। आज हम 10वीं कक्षा के फिजिक्स चैप्टर 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परिवर्तन के सभी लोग बच्चों जानते होंगे कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। यदि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं तब कौन कौन से नियम हैं? तब पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल या समतल में होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है बच्चों आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। बच्चे देखो यही कर रहा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होता है? एक ही समतल में है। देखो एक ही समतल में है। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को कहते हैं अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण I, परावर्तन कोण R क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि आपतित किरण 30 डिग्री के कोण से बना के आ रहा है तब परावर्तित भी कितना डिग्री से होगा? 30 डिग्री का होगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? बच्चों कर वास्तविक प्रतिबिंब। तब बच्चों पहले हम लोग जानते हैं समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल में कैसा बनता है और उत्तल में कैसा बनता है। तो बच्चों समतल में आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल में आभासी, इसी को बोला जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी बोले या काल्पनिक। समतल में कैसा बनता है? आभासी बनता है और काल्पनिक बनता है। और कैसा बनता है? तो आभासी और सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है। ये तो हो गया बच्चों समतल दर्पण में। अवतल दर्पण में भी देख लेते हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें सीधा उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। बराबर और छोटा तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। क्वेश्चन था निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब देखो बच्चों अवतल दर्पण वास्तविक, अभी उत्तल दर्पण बचा हुआ है। तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक और सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों इसमें भी काल्पनिक है, इसमें भी काल्पनिक है और इसमें भी काल्पनिक है। लेकिन वास्तविक कह रहा है ना, क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो सिर्फ किसमें वास्तविक मिल रहा है? अवतल दर्पण में। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह निम्नलिखित में किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? कह रहा है बच्चों बड़ा और वास्तविक, ध्यान देना, बड़ा और वास्तविक। तो बच्चों समतल दर्पण में, समतल दर्पण अभी बताया है समतल दर्पण में काल्पनिक होता है, ये तो होगा नहीं। क्या कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है? वास्तविक कह रहा है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनता है, ये भी नहीं होगा।
क्या कर रहा है, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो कौन हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पीछे बता चुके हैं, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, अभी बोले किस दर्पण में आभासी और छोटा। बच्चों अवतल दर्पण में, पहले चलता है समतल दर्पण। समतल दर्पण में तो काल्पनिक बनता है, मालूम है कि काल्पनिक बनता है, लेकिन काल्पनिक के साथ कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। उत्तल दर्पण में बच्चों काल्पनिक तो बनता है, लेकिन वस्तु से क्या होता है, छोटा। हमको प्राप्त क्या करना था, आभासी और छोटा प्रतिबिंब। लेकिन अवतल दर्पण में काल्पनिक बनता है, अवतल दर्पण में भी काल्पनिक बनता है, लेकिन काल्पनिक कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से कैसा बनता है, बड़ा बनता है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, ध्यान से बच्चों, वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच, कहाँ का रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। बच्चों प्रतिबिंब अवतल दर्पण में 6 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, 6 प्रकार के। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। इसको P मतलब ध्रुव कहते हैं, यह F फोकस है, यह क्या है, वक्रता केंद्र है। P और F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, सभी लोग को मालूम होगा, इसको कहते हैं फोकस दूरी। और P और C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। ये सबको मालूम होगा। कह रहा है कि वस्तु की ध्रुव तो प्रतिबिंब कहाँ रख सकते हैं, तो प्रतिबिंब रख सकते हैं P और F के बीच रख सकते हैं, फिर रख सकते हैं F के बीच रख सकते हैं, फिर कहाँ रख सकते हैं, F और C के बीच रख सकते हैं, फिर कहाँ रख सकते हैं बच्चों, C पर रख सकते हैं। एक क्या रख सकते हैं, ये मान के चलिए अनंत है, अनंत और C के बीच रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं, अनंत पर रख सकते हैं। वस्तु के तक रख सकते हैं, P और F के बीच, F के बीच, F पर, फिर F और C पर, फिर C और अनंत के बीच, और अनंत पे। कितने प्रकार का प्रतिबिंब हुआ है, 1 2 3 4 5 6 प्रकार से वस्तु को रख सकते हैं। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनेगा, 6 प्रकार। पहला देखेंगे P और F के बीच, तो जब P और F के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। जब हम F पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। कहाँ बनता है बच्चों, अनंत पे बनता है। जब हम F और C के बीच रखते हैं, F और C के बीच रखते हैं तो C और अनंत के बीच बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। जब हम C पर रखते हैं तो वस्तु के बराबर बनता है, और कहाँ बनता है, C पर बनता है। जब हम C और अनंत पे रखते हैं तो F और C के बीच बनता है, और वस्तु से कैसा बनता है, तो वस्तु से छोटा बनता है। जब हम बच्चों अनंत पे रखते हैं तो कहाँ बनेगा, तो अनंत पर रखेंगे तो कहाँ वहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो बच्चों हम लोग का क्वेश्चन कर रहा था ध्रुव और फोकस के बीच, तो पहला लोग जानते हैं हम लोग P और F के बीच, P और F के बीच रखेंगे तो कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनता है। बच्चों यहाँ देख लो, काल्पनिक मतलब दर्पण के पीछे ना है, और जब काल्पनिक बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। यह है क्या, ये दोनों क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक, और कैसा है, उल्टा बनाएगा। और वस्तु से कैसा है, तो वस्तु से, इसको बोलेंगे वस्तु से बड़ा है, और इसको बोलेंगे वस्तु से बहुत बड़ा है, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। यह C पर रखा हुआ है तो ये क्या होता है, ये बराबर, कैसा, बराबर, और वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, और कैसा होगा, उल्टा होगा। F पर रखा हुआ है, F पर है प्रतिबिंब, F पर प्रतिबिंब ये होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है, और कैसा होता है, वास्तविक होता है। दर्पण के इस तरफ है, वास्तविक होता है, और कैसा होगा, तो वास्तविक है तो कैसा होगा, उल्टा होगा। जब यहाँ प्रतिबिंब है तो यह भी क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा, और कैसा होगा, उल्टा होगा। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस, कहाँ कर रहा है, ध्रुव और फोकस, मतलब ध्रुव P और फोकस F,
यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है। जब यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ मर रहा है? दर्पण के पीछे मर रहा है। और जब दर्पण के पीछे मर रहा है बच्चों तो कैसा होगा? काल्पनिक होगा। और काल्पनिक होगा तो कैसा होगा? सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। और ऑप्शन देखते हैं, काल्पनिक है तो वास्तविक तो होगा नहीं, गलत हो गया। वास्तविक तो होगा नहीं तो कैसा होगा? काल्पनिक होगा। काल्पनिक है तो कैसा है? छोटा बनेगा नहीं, कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। अब आगे चलते हैं बच्चों। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अभी बताए हैं, ध्रुव और ये ध्रुव है P और फोकस के बीच को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं ना। है इसको कहाँ का है? फोकसांतर। क्या बोलेंगे? फोकसांतर। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध बताएं। क्या करा? वक्रता त्रिज्या। तो सब लोग जानते होंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध F बराबर R/2। फॉर्मूला F बराबर क्या? R/2 फॉर्मूला होता है। F यहाँ क्या है? F है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। और R क्या है? R है बच्चों वक्रता त्रिज्या। यही संबंध है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या? A बराबर R/2। अब फिर देख लेते हैं, A बराबर पहले नंबर है, F बराबर R/2। ऑप्शन नंबर ए। कर हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सभी लोग को मालूम होगा हजामत हम लोग बनाने जाते हैं, कौन सा दर्पण रहता है? तो रहता है बच्चों अवतल दर्पण। आगे करा सौर कुकर में कैसा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे याद रखना, वाहन के हेडलाइट इसमें भी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसमें भी कौन सा दर्पण होगा? इसमें भी अवतल दर्पण होगा। कैसा होगा? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? बच्चों अवतल दर्पण की फोकस दूरी कह रहा है। सबसे बड़ी बात पहले पार लेते हैं अवतल दर्पण। ये कैसा है? यह है अवतल दर्पण। एक पार लेते हैं उत्तल दर्पण। यहाँ से सब पता चल जाएगा कौन किसका फोकस धनात्मक होता है, किसका फोकस ऋणात्मक होता है। तो बच्चों हम लोग चिन्ह प्रपाति पढ़े होंगे। ध्रुव से मापी जाती है। इधर की सभी दूरियां क्या होती है? इधर की सभी दूरियां माइनस होती है। इधर की सभी दूरियां क्या होती है? इधर की सभी दूरियां प्लस होती है। नीचे की सभी दूरियां क्या होगी? तो नीचे की दूरियां माइनस होगी। और ऊपर की सभी दूरियां क्या होती है? तो ऊपर की सभी दूरियां क्या होती है? प्लस होती है। ये तो मालूम होगा। अब देखो बच्चों, इसको बोलते हैं ध्रुव P, इसको बोलते हैं फोकस, इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र है। P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी और C और P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ये मालूम होगा। इसका फोकस यहाँ है, यह वक्रता केंद्र। यहाँ के एक दूरी को फोकस दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। मालूम हो गया। यह है उत्तल दर्पण। सभी लोग को मालूम होगा ये उत्तल दर्पण होता है। यह क्या है? अवतल दर्पण। बच्चों अब देखो, ध्यान दो। फोकस कहेगा अवतल दर्पण की फोकस कैसा होता है? तो बच्चों अवतल दर्पण की फोकस कैसा होगा? फोकस अवतल दर्पण की फोकस कैसा होगा? वक्रता त्रिज्या कैसा होगा? और फोकस दूरी कैसा होगा? फोकस दूरी कैसा होगा नहीं बता सकते हैं। दर्पण है, दर्पण के इस तरफ है, दर्पण के इस तरफ की सभी दूरी क्या होती है? माइनस होती है। तो फोकस किधर है? दर्पण के इस तरफ, तो क्या होगा? माइनस होगा। वक्रता त्रिज्या इस तरफ है, माइनस होगा। फोकस इस तरफ है, क्या हो गया? माइनस हो गया। तो अवतल दर्पण की फोकस वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है? माइनस होती है। उसी प्रकार देखो तो बच्चों, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस और फोकस दूरी कैसा होगा? तो वक्रता त्रिज्या इस तरफ है, प्लस की ओर है, तो कैसा होगा? प्लस होगा। फोकस कैसा होगा? प्लस होगा। और फोकस दूरी भी कैसा होगा? प्लस होगा। समझ में आया? आप चलते हैं क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यही पूछ रहा है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, क्योंकि माइनस की ओर ना है। इसका कितना हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए। यही कहा था उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होगा? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होगा? देखो बच्चों कैसा होगा? फोकस दूरी कैसा होता है? इधर की सभी दूरियां क्या होती है? प्लस होती है। इसलिए कैसा होगा? प्लस होगा। किसका? तो उत्तल दर्पण की। चलते बच्चे आगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होगा? तो बच्चों याद रखना, समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है अनंत। कैसा होता है? अनंत होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है बच्चों। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो सभी लोग को मालूम होगा, पीछे बता चुके हैं। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? आभासी बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे में बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। सिर्फ अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अनंत होगा। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, देखो बच्चों कर आभासी प्रतिबिंब, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कह रहा है। तो बच्चों इसके पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं, समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनते हैं बच्चों, अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनते हैं।
पढ़ा चुके ना है। ये तो आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है, लेकिन आभासी बनाता ना है, आभासी बनाता ना है, इसमें भी आभासी, इसमें भी आभासी और इसमें भी आभासी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, सभी में आभासी प्रतिबिंब बनता है। यही सिर्फ कहता है हमेशा आभासी बनता है, तो हमेशा आभासी किसमें बनेगा? तो हमेशा आभासी समतल में बनता है। और कैसा बनता है? उत्तल में। क्वेश्चन बदलेगा तब, लेकिन क्वेश्चन में कैसा होगा? इनमें से सभी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसको वक्रता त्रिज्या। बच्चों आंकिक प्रश्न का वीडियो हम लेकर आएंगे, लेकिन अभी देखो फॉर्मूला होता है A बराबर R/2 होता ना है। दिया क्या है? तो दिया है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण दिया हुआ है? अवतल दर्पण। क्या दिया हुआ है? अवतल दर्पण दिया हुआ है। इसका फोकस दूरी दे दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। लेकिन प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है? तो बताओ बच्चों, इसके पीछे बता चुके हैं अवतल दर्पण की फोकस कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, तब कहाँ में लेंगे? माइनस में। वक्रता त्रिज्या निकालना है, मतलब कि R के मान निकालना है। फॉर्मूला पर रख दो। A बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? A बराबर R/2 होता ना है। F के मान कितना दिया हुआ है? -10। R के मान निकल जाएगा ना। R के मान कितना हो जाएगा? तो R के मान हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। हो जाएगा ना बच्चों? -20 सेंटीमीटर ऑप्शन में है। देखो ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। बच्चों आवर्धन का SI मात्रक पूछ रहा है। आवर्धन का फॉर्मूला मालूम होगा। आवर्धन के फॉर्मूला क्या होता है? आवर्धन बड़ा फॉर्मूला होता है। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई क्या हो जाएगा? वस्तु की ऊंचाई होता ना बच्चों। प्रतिबिंब की ऊंचाई को मीटर में ले सकते हैं या सेंटीमीटर में ले सकते हैं। तो ऊपर मान के चलो मीटर में, नीचे भी वस्तु की ऊंचाई भी तो मीटर में ले सकते हैं। ऊंचाई क्या होगा? मीटर होगा। सही मतलब मीटर होता है, मीटर में लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? एक आया ना, एक संख्यात्मक मान होता है। क्या होता है? संख्यात्मक मान आ गया, इसलिए इसका SI मात्रक नहीं होगा। जैसे 2-3 को बता रहे हैं, आवर्धन का भी SI मात्रक नहीं होता है। एक होता है अपर्तनांक, अपर्तनांक का भी SI मात्रक नहीं। बच्चों आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? नहीं होता है। और केस का नहीं होता है, तो एक आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है, और अपर्तनांक का भी SI मात्रक क्या होता है? नहीं होता है। अपर्तनांक का भी SI मात्रक नहीं होता है। दोनों का SI मात्रक नहीं होता है। 11th में पढ़ोगे विकृति का भी SI मात्रक नहीं होता है। बहुत सारा ऐसा है, विकृति का भी SI मात्रक नहीं होता है। लेकिन 10th में 2 को याद रखो, आवर्धन और अपर्तनांक का SI मात्रक क्या होता है? नहीं होता है। करा किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है, तो बच्चों मालूम होगा sin I बटे sin R। इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। sin I बटे sin R को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, sin I बटे sin R। फिर वाहनों के साइड मिरर में पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। जैसे बाइक में आगे जो दर्पण लगा रहता है, कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री, तो परिवर्तन कोण का क्या मान होगा? ना बच्चों फिगर बना लेते हैं। ये नहीं करा है। किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण कहाँ बनता है? पहले ये भी तो मालूम है। तो अभिलंब और आपतित किरण के, इसको आपतित किरण कहते हैं, इस परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच को कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कितना है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री है ना। तो परिवर्तन किस कोण पे होगा? तो परिवर्तन भी कितने डिग्री पर होगा? तो परिवर्तन भी कितना होगा? 30 डिग्री। क्यों? परिवर्तन के नियम से कहता है आपतन कोण सदैव किसके बराबर होते हैं? तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जब 30 डिग्री से आपतित हो रहा है, तो परिवर्तित भी कितना डिग्री से होगा? 30 डिग्री से होगा। लेकिन प्रश्न यही पूछेगा कि किसी अवतल दर्पण में समतल दर्पण और आपतित किरण के बीच 30 डिग्री है, तब परिवर्तन कोण क्या होगा? क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा यदि समतल दर्पण और किरण के बीच, आपतित किरण के बीच 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? बच्चों बताओ, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? परावर्तन कोण के मान क्या होगा? कोई बता सकता है?
इसका आंसर भी 30 डिग्री होगा? नहीं बच्चों, इसका आंसर 30 डिग्री नहीं होगा। ध्यान से यहाँ देखो, इसका आंसर 30 डिग्री नहीं होगा, है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, यही है दर्पण। समतल दर्पण मान लो दर्पण है। कह रहा है क्वेश्चन में समतल दर्पण, समतल दर्पण और आपतित किरण के बीच, समतल दर्पण और आपतित किरण के बीच, आपतित किरण के बीच कितना डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री। तो बच्चों इस 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो पूरा कितना डिग्री है? पूरा कितना डिग्री है? तो पूरा कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। और 90 में से 30 माइनस जाएगा तो कितना डिग्री आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। 7 और 3 90। तो आपतन कोण के मान कितना आ गया? आपतन कोण का मान 60 डिग्री आया। तो परिवर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? परिवर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 60 डिग्री होगा। बच्चों समझ में आया? क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है एग्जामिनर। कर रहा है एक आपतित किरण, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ, किसके साथ? समतल दर्पण के साथ फिगर बनाओ, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे फिगर बनाओ। एक आपतित किरण कैसा है? एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ कितना डिग्री के? 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। कितना डिग्री? 20 डिग्री। तो ध्यान से क्या कर देंगे, ये कितना डिग्री कोण बना रहा है? 20 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री? 20 डिग्री। जैसे क्वेश्चन में करा उसे हम लिख दिए हैं। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री के कोण बना रहा है, तो आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा? के बीच का कोण क्या होगा? पूरा क्या होगा? आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? अभी इसके क्वेश्चन पहले बताए हैं, जब ये 20 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये पूरा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो 20 तो कितना बच गया? इस 70 डिग्री बच जाएगा, बच जाएगा ना, 70 डिग्री बच गया। और जब आपतन कोण आई 70 डिग्री है तो परिवर्तन कोण आर क्या होगा? 70 डिग्री हो जाएगा ना। तो पूछ रहा है 70 डिग्री परिवर्तन कोण का मान नहीं पूछ रहा है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण। तो यही है आपतित किरण, यह परावर्तित किरण, इसके बीच का कोण 70 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा? ना 20 होगा ना 40 होगा, क्या हो जाएगा? 140 डिग्री। अब बच्चों क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और बताएं यह वीडियो कैसा लगा। जय हिंद बच्चों।